आधार क्लासेस डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय चल रहा था और समुच्चय में 1.5 यूनिट चल रही है। कक्षा 11 का टॉपिक चल रहे थे और इससे पहले हमने सारे लगभग समुच्चय की सब कुछ अवधारणा पढ़ ली थी और हमने वेन आरेख पढ़ लिया था। अब वेन आरेख और समुच्चय को मिला के एक यूनिट बनती है समुच्चयों का पूरक, उसको वेन आरेख से भी पढ़ेंगे और समुच्चयों की अवधारणा से भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय पे डाला, तो 3 चीज़ आपको याद दिला देता हूँ। वेन आरेख नंबर 1, वेन आरेख ये आपको याद रखनी है। नंबर 2 सार्वत्रिक समुच्चय, ये आपको याद रखनी है। समुच्चय वो तो है ही, समुच्चय हमारा मेन है ही। हमारे वेन आरेख याद रखना, सार्वत्रिक, इन्हीं को मिला के एक नया जो रूप बनता वो पढ़ने वाले हैं आज। वो क्या है? समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है? यूनिवर्सल सेट, ये हमने कल बता दिया था। वेन आरेख होता क्या, ये हमने कल बता दिया था। अब रिपीट करता हूं मैं। वैसे कल वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, एक बार देख लेना, फिर भी मैं इसमें रिपीट करता हूं। वेन आरेख क्या होता है कि एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें उससे संबंधित कुछ समुच्चय होते हैं, जैसे ए और बी। तो ये सारे इसमें अवयव हो गए, ठीक है, इसमें कुछ ये अवयव हो गए। तो जो ये ए और बी ये तो क्या है? समुच्चय हैं। और ये जो आयताकार बॉक्स ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। और जो इस तरीके से आरेख के रूप में दर्शाना, ये क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। ये हमने कल पढ़ा था, इसको मैंने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था, उसको एक बार देख लेना। अब आते हैं समुच्चयों का पूरक। कोई भी समुच्चय, उस समुच्चय का पूरक क्या होगा उसको आप एक बार थोड़ा सा देखना। समझता हूं पहले, ये एक वेन आरेख बना रहा हूं मैं। इसमें कोई समुच्चय ए, ये ए समुच्चय, इसमें कुछ अवयव हैं, जैसे मैं इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इसका ए। इसमें कुछ समुच्चय हैं, 1 2 3 4, ये 4 अवयव हैं। और एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें समुच्चय हैं संख्याएं 1 से लेके 2 3 10 तक, ठीक है। इसके लिए ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 ए है। तो अगर बात करें तो ए के बार संख्याएं बची, वो कौन कौन सी बची हैं? ए के बाद संख्या बची है 1 2 3 4 आ गया, तो 5 6 7 8 9 10। ये संख्या हैं जो ए के बार बच गई। ए तक एक में यही संख्या थी, तो ए में जो संख्या थी उसको गोले में बंद कर दिया हमने। जो ए के बार यहाँ पे जो संख्या बची, यहाँ पे जो संख्या बची हैं वो कौन सी बच गई? ये बच गई, ये वाली संख्याएं। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? ए का पूरक। तो इसे क्या कहेंगे हम? ए का पूरक। मतलब वे अवयव, इसकी परिभाषा लिखिए। माना U यदि एक सार्वत्रिक समुच्चय है, लिखिए परिभाषा लिखिए। U यदि एक सार्वत्रिक समुच्चय है एवं U एक सार्वत्रिक समुच्चय एवं A सबसेट U, ठीक है, A उसका कोई समुच्चय है, U में कोई A है जो उसमें क्या है? समुच्चय है। तो लिखना है, इसमें क्या लिखा है हमने? माना यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा U उसका एक समुच्चय है, तो वे अवयव जो A में नहीं हैं, वे अवयव जो A में नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं? पूरक समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। किसके अवयव कहलाते हैं? वो पूरक समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ये जैसे मान के चलो ए में ये अवयव थे, तो जो बच गए वो किसके अवयव हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये देखो, एक वेन आरेख ये रहा, ठीक है। इसमें ए बी सी, छोटा लिख देता हूँ क्योंकि बड़े सामने वो दर्शा रहे हैं उसका। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरे हैं इसमें। तो मान के चलो, अगर मान के चलो ए में ये अवयव है, ए में ये 4 अवयव हैं, तो जो ये तो क्या हो गया? ए हो गया। ए में क्या आ गया? इसको लिखेंगे एफ आई जी एच। ये तो किसके अवयव आ गए? ए के अवयव आ गए। तो बच गए ना, बच गए। कौन बच गए? जो बच गए वो किसके अवयव होंगे? ए के पूरक अवयव होंगे। वो कौन कौन से होंगे? ए है, बी है, सी है, जे है, डी है, ई है।
ठीक है, ये सारे अवयव किसके होंगे, ए के पूरक अवयव कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में यदि कोई समुच्चय ए है तो उसके जो बचे हुए अवयव हैं या उसके उल्टे अवयव या पूरक अवयव क्या कहलाते हैं, पूरक या कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट्स कहलाता है। एक बार इसको सीधे शब्दों में समझो। मान के चलो एक कक्षा है, मान के चलो एक कक्षा है, उसमें हम एक कैटेगरी लेने वाले हैं, तो उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। मान के चलो हमने लड़के ले लिए तो उसका पूरा कौन हो गया, लड़कियां। और मान के चलो हमने लड़कियां ले ली तो उसका पूरा कौन हो गया, लड़के। तो हमने जो ए ले लिया तो ए ले लेने के बाद जो बच गए, ए लेने के बाद जो बच गए वो क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। और यूनिवर्सल सेट में एक परिभाषा, एक घर बन जाता है, एक आयताकार उसे फिक्स चीजें हो जाती हैं, भाई यूनिवर्सल में ये चीजें आ रही हैं। जैसे मान के चलो उसे प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं, या फिर बात करें कि कुछ कोई भी सेट दे दे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैसे भाई ध्यान दो, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसके पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं, 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, यूनिवर्सल सेट बोल दिया उसको। तो यूनिवर्सल सेट की कोई परिभाषा नहीं होती कि यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ी चीज होंगी, पर यूनिवर्सल सेट की परिभाषा ये आती है कि उसके जो अधीन समुच्चय हैं उसके सारे अवयव यूनिवर्सल में आने चाहिए। आ गया समझ में। यूनिवर्सल सेट की परिभाषा क्या है कि यूनिवर्सल सेट के जितने भी उसमें समुच्चय आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में अगर 5 समुच्चय हैं, 6 हैं, 7 है, तो उनके जो सारे अवयव हैं वो यूनिवर्सल में आने चाहिए। अगर यूनिवर्सल में नहीं आए तो उसको फिर यूनिवर्सल नहीं बोल सकते। जैसे मान के चलो कि अपनी विद्यालय यूनिवर्सल है, अपनी विद्यालय यूनिवर्सल है, तो अपनी विद्यालय का कोई भी कक्षा का विद्यार्थी अपनी उस यूनिवर्सल में आएगा। अगर मान के चलो कि एक विद्यार्थी उसमें नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मान के चलो कोई नया विद्यार्थी आया और उसका अभी एडमिशन नहीं हुआ, तो उसको अभी क्लास में नहीं लिया, तो वो स्कूल का भी नहीं माना जाएगा। जब एडिशन हो जाएगा तो ऑलरेडी वो यूनिवर्सल में आ जाएगा। या कोई बाहर से विद्यार्थी आ गया, बाहर से आया तो वो भी अपने स्कूल का नहीं है, तो वो अपने यूनिवर्सल में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा यूनिवर्सल में सारी चीज़ें जो उसके अधीन आ रहे हैं, जैसे स्कूल में अधीन सारी कक्षाएँ आती हैं, ऐसे ही उसके अधीन आने वाले समस्त समुच्चय, जैसे ये पहले क्वेश्चन में A B C 3 समुच्चय हैं, तो जो तीनों समुच्चय के अवयव हैं वो यू में होने ही चाहिए। अगर इनमें से जैसे ए के कोई भी एक अवयव या बी का कोई भी अवयव या सी का कोई भी अवयव यू में नहीं है, तो यू को फिर हम यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी यू के अधीन समुच्चय आ रहे हैं या यू के नीचे जो समुच्चय बनते हैं ABCD कुछ भी, उनके सारे के अवयव किस में होते हैं, यू में जरूर ही होते हैं। यूनिवर्सल तभी बोला जाएगा वो। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ और गुणधर्म। तो इस यूनिट का ये है कि एक सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय है। A सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय है, तो इसका पूरक A डैश भी U का उपसमुच्चय होगा। A डैश भी U का ये नोट लगा लो, इसको याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको वेन आरेख से समझो एक बार। एक वेन आरेख बना रहा हूं, ये वेन आरेख का U है और इसमें ये A है। अगर ये A है तो ये क्या बच गया, ये बार बच गया, जो ये बच गया A डैश। तो देखो U में A आ रहा है, U डैश भी A में आ रहा है, U में A किस में आ रहा है, U में आ रहा है, तो U का ही एक उपसमुच्चय A, तो ये A डैश भी U का ही उपसमुच्चय होगा। और एक बात और, A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश, अगर इन सारों को मिला दे तो क्या बनता है, यूनियन बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्सल बनता है। क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। इन सबको, इन दोनों को मिले, क्योंकि ये भी आ गया, ये भी पूरा आ गया, पूरा आ गया, तो क्या बन जाए, ये बन जाएगा। अगर इसका इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन A, देखो मान के चलो कि लड़कियां इधर और लड़के इधर, अब कॉमन जेंडर तो है ही नहीं, तो जो कॉमन की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। तो ए और इसमें देखो A ये रहा और A डैश ये रहा, इनमें क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी तो कॉमन नहीं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है। A और A डैश का, A और A के पूरक का यूनियन तो यूनिवर्सल आता है, और A और A डैश का इंटरसेक्शन
फाई आता है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम होता है और ये बहुत ही आगे तक काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा, बुढ़ापे में भी काम आएगा, जवानी में भी काम आएगा, आएगा जरूर। तो उसको पढ़ना है, वो क्या है? डी मॉर्गन रूल, द मॉर्गन नियम। हिंदी में डी मॉर्गन रूल बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है, डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन, इसका जो अवधारणा है इसने किसने दी थी? डी मॉर्गन ने दी थी। इसकी अवधारणा किसने दी थी? डी मॉर्गन ने। और इसने दोनों तरीके बताए थे, नंबर 1 और नंबर 2। रटना नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज समझ लो। एक बार तो इसको यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी, और एक बार ले लेते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेटें बंद कर दो, ठीक है। एक बार तो इसका यूनियन ले लेते हैं और एक बार इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। आगे समझ में? रटना नहीं है, डी मॉर्गन को सीधा समझना है। एक बार यूनियन के ऊपर है और एक बार इंटरसेक्शन, मतलब दोनों पे दिया उसने, यूनियन के ऊपर भी इंटरसेक्शन के ऊपर भी, बराबर लगा दो। क्या पढ़ रहे हैं हम? समुच्चयों का पूरक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चयों का पूरक पढ़ रहे हैं। तो ये पूरक के ऊपर ही दिया है डी मॉर्गन ने। किसके ऊपर दिया है? पूरक। यदि ए यूनियन बी का हम यदि पूरक लेते हैं, ए यूनियन बी का हम पूरक लेते हैं तो उसको क्या लिखेंगे? ए डैश, अगर यूनियन लिया है तो अब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और बी डैश। इसको खोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, और ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब अगर ए और यूनियन बी का हमें डायरेक्ट ही फाउंड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। या बात करें ए यूनियन बी का जो पूरक होता है, ए और बी के पूरक समुच्चय का उभयनिष्ठ होता है। ए और बी के पूरक समुच्चयों का उभयनिष्ठ होता है, एक नियम। दूसरा नियम क्या है? देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इसके डैश लगा, अब की बार इंटरसेक्शन है तो उधर क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो ए पूरक यूनियन बी पूरक। हो गए होंगे दोनों नियम याद। यूनियन, जब इधर यूनियन लेंगे तो इधर इंटरसेक्शन लेना है, और इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर यूनियन लेना है, ठीक है। एक बार ब्रैकेट बंद करना है, एक बार खोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें लगाना किसके। एक बार तो याद तो रखोगे ना, ब्रैकेट तो बंद करना है, एक बार ब्रैकेट बंद करना है, एक बार खोलना है। बिल्कुल सीधे हैं, इसमें कोई लोड नहीं है। एक बार ए बी, देखो आप ए बी लिखना है ऐसे, चलो इसको और अच्छा बता दें, ए यूनियन बी, तो इधर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए अब क्या यूनियन, तो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इधर ले लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। एक बार ब्रैकेट लेना, चाहे इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो। एक बार ब्रैकेट लेना, कहीं भी हमें एक बार ब्रैकेट, एक साइड ब्रैकेट ले, इधर ले लो ब्रैकेट या इधर ले लो। एक बार ब्रैकेट लेना, चलो हम इधर के ले रहे तो इधर को क्या कर दो? हटा दो ब्रैकेट को, ठीक है, हटा दिया। अच्छा, तो एक जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको क्या लगा दो? पूरक लगा दो। अरे सीधा तो है, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है पूरक लगा दो। देखो यही तो था, ठीक है। एक साइड ब्रैकेट लेना है, एक बार उल्टा एक इधर सीधा लिया तो इधर उल्टा ले लो, इधर से उल्टा लिया तो इधर सीधा ले लो। अरे सिंपल है, सिंपल है, आप लोड मत लो। चलो इसकी और कुछ अवधारणा है, उसको देखते हैं। डी मॉर्गन रूल को एक बार रोक के वीडियो को उतार लेना, इसको कॉपी में बढ़िया रट लेना। रट क्या लेना यार, समझ में आ गया अब क्या रटना है इसका। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चलो एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे, परंतु इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चौथा, तो वो चौथा कराएंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो अपना जो टाइम है ना वो बच जाएगा। इसके बाद द्विपूरक नियम। अगर एक पूरक समुच्चय का दोबारा हम पूरक ले लेते हैं, यदि एक पूरक समुच्चय का दोबारा भी पूरक ले लेते हैं तो उस दोबारा क्या प्राप्त हो जाता है? हमें ए ही प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं द्विपूरक रूल। दो बार, द्वि का मतलब दो बार, पूरक रूल, रूल बोले तो नियम, द्विपूरक रूल, ठीक है। अब मान के चलो ये U है और इसमें कोई समुच्चय फाई है, इसमें कोई समुच्चय क्या है? फाई है, ठीक है, तो वो इसमें विद्यमान होगा। परंतु अगर हमें U डैश लेना है, मतलब U ये पूरा U है, और U डैश लेना है तो U डैश कहाँ आएगा? इसका बाहर आएगा। भाई कभी भी कोई समुच्चय ले रहा, अगर हम A ले रहे थे तो A डैश कहाँ आता है? ये अगर A है तो A डैश कहाँ आएगा? इसके बाहर आता है, ठीक है। तो U डैश ले रहे हैं तो U डैश किस में आएगा? इसके बाहर आएगा। U डैश बाहर आएगा तो ये क्या कहलाएगा? फाई कहलाएगा। U डैश लेंगे तो क्या कहलाएगा? फाई कहलाएगा। अगर आप फाई डैश ले, अगर कोई रिक्त समुच्चय का पूरक लगा दे, एक तो खाली डब्बा और उसका उल्टा कौन है? भरा डब्बा। और भरा डब्बा क्या है?
यूनिवर्सल। ऐसे भरा डब्बा, भरा डब्बा का उल्टा क्या होता है? खाली डब्बा। ये खाली डब्बा, फाई, फाई का मतलब खाली, रिक्त, रिक्त समुच्चय। ये आ गया समझ में? यू क्या यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब भरा हुआ डब्बा है, ये डब्बा है, ये भरा हुआ, ठीक है। इसका उल्टा लेना, उल्टा लेंगे तो क्या होगा? खाली डब्बा। और खाली डब्बा क्या है? फाई है। आ गए होंगे दोनों नियम समझ में। ये हैं फाई और यू के बीच संबंध। अब आते हैं यूनिट 1.5 का पहला क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इससे अपन जितने भी पढ़ के आ रहे हैं ना, ये रामायण पढ़ रही है, अब अपने 10 मिनट 15 मिनट रामायण पढ़ी है, जो राम को सीता ने तीर, मतलब रावण को मारा तीर राम ने, वो वाली सारी पढ़ी है। तो उस तीर को अब सही ठिकाने लगाएंगे, नाभि में, उसके सोंडे में लगाना है। उसके अगर नहीं लगाएंगे सही तो उसके सिर कटेंगे और बढ़ते जाएंगे, 10 सिर हो जाएंगे। नहीं, 10 सिर नहीं करना हमें तो करना है उसके डायरेक्ट उसका मर्डर करना। आज मर्डर कर देते हैं 1.5 का। चलो, यूनिट 1.5 का पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, मैं यूनिवर्सल लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। मान लीजिए यू में 1 से लेकर तक 9 अंक है। यू बोले तो यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, और इसको मंझले ब्रैकेट में बंद करते हैं समुच्चय को। ओके, अब क्या कह रहा है? ए 1 2 3 4 है। ए क्या है? 1 2 3 4, ए ये है, ए ये है। अच्छा जी, बी क्या है? 2 4 6 8 है। बी क्या है? 2 4 6 8 है। ओके जी। अच्छा, सी क्या है? सी है 3 4 5 6। सी क्या है? 3 4 5 6। ये हमें कुछ समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी, मतलब यू यूनिवर्सल है और इसके कुछ उप समुच्चय दे दिए गए हैं हमें। तो फिर वो पूछ रहा है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो देखो दोस्तों, पहला है, पहला क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा ए डैश। ए डैश बोले तो ए का पूरक। अब ध्यान से देखो, ए में क्या क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? यूनिवर्सल सेट के सापेक्ष। किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय के सापेक्ष। अच्छा, इस सार्वत्रिक समुच्चय में ये सारे अवयव हैं, इसमें से क्या क्या आ गए? ये ए में आ गए, ये सारे किस में आ गए? ए में। तो जब बच गए जो किस में आएंगे? वो किस में आएंगे? ए डैश में आएंगे। किस में आएंगे? ए डैश में। अब देख लो, इसका एक बनाता हूं मैं। देखो, ये एक डायग्राम है, इसमें ए में तो आ गए 1 2 3 4, तो ये बच गए जो 6 7 8 9, ये किस में आ गए? इसमें आ गए। 5 भी आ गए इसमें, ये किस में आ गए? ये 12 बच गए। और ये टोटल कुल मिला के क्या है? यूनिवर्सल है। ये मैंने वापस खोल दिया क्योंकि अगले क्वेश्चन को भी इसी से कर लेंगे। ये सारे ए में बंद कर दे तो बच गए जो किस में आ गए? इसमें आ गए। अच्छा, बी देखो, बी दूसरा पूछ रहा बी डैश। दूसरा क्या पूछ रहा? बी डैश। बी में कौन कौन से हैं? 2 4 6 और 8। देखो मैंने पैक कर दिया, 2 4 6 8 को पैक कर। जो बच गए कौन कौन से? 1 3 7, ये बच गए। क्या कौन कौन बच गए? 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। क्लियर? क्लियर हो गया ना? मतलब जो बच गए, मतलब जो ए में आ गए उसके उल्टे, उल्टे कौन बच गए वो देख लेना हमें। ऐसे अब क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे तीसरा ए यूनियन सी। पहले तो क्या करेंगे दोस्तों? ए यूनियन सी लिखेंगे। ए यूनियन सी का पूरक। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो है डी मॉर्गन रूल, पर डी मॉर्गन रूल का स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए उसको तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा। पहले आपको सीधा तरीका समझा देता हूँ। डी मॉर्गन तो और भी सीधा है खैर, परंतु ये भी सीधा ही है, इसको भी समझा देता हूँ। देखो, पहले तो ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसके लिए ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे और फिर उसका पूरक ले लेंगे। ए यूनियन सी क्या है? ए ये रहा, सी ये रहा, इसका यूनियन बनाना में देखो, 1 आया है, 2 आया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है। देखो सेट में ध्यान रखना, जब सेट पढ़ते हैं हम, सेट में कोई भी अंक 2 बार नहीं आता है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 इसमें भी, इसमें हमें 1 बार लेना है, 4 इसमें कोई बात नहीं, 1 बार लेना है, 5 ले लिया और 6 ले लिया, ये ले लिया। अब इसे क्या करना? हमें पूरक लेना है। इसे क्या करेंगे? पूरक लेंगे तो ए यूनियन सी का डैश, मतलब ये सारे अवयव ए यूनियन सी में जो बच गए, जो किस में होंगे? डैश में होंगे। तो बच कौन कौन से गए? 1 भी आ गया, 2 भी आ, 3 4 5 6, तो ये 3 बच गए। ये बच गए 7 8 9, ये 3 अवयव बच गए। अब इसका लास्ट देख लेते हैं बी माइनस सी। इसका ये उतार लेना रोक के, आपके पास तो सुविधा है रोकने की। थोड़ा सा बैक लो, देखो, रोको और उतारो, है कि नहीं? चलो जी, चलो जी, आगे चलते हैं जी। पहले तो बी माइनस सी ज्ञात करेंगे। बी माइनस सी मतलब बी में से सी घटाना है।
बी में सी घटाना, तो जो बी में सी के अवयव हैं उनको काट दो। कौन से? 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है 4 इसमें है, तो इसको 4 को नहीं लिखना हमें। जो बी में से सी घटाना, तो सी में जो अवयव हैं अगर वो बी में है तो उसको काट देंगे, ठीक है ना। ये बताया था मैंने कल, मतलब सी के अवयव नहीं लिखने इसमें। 3 इसमें था ही नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। 4 इसमें है तो क्या कर देंगे? काट देंगे। अच्छा 5 इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 6 इसमें है तो काट देंगे। तो क्या बचा? ओनली 6, हाँ 2 और 8 ये बचा। बी माइनस सी क्या बचा? 2 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या लेंगे? पूरक डैश, मतलब 2 को और 8 को नहीं लिखना है। तो बाकी कौन कौन बच गया दोस्तों? 1 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। ये क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? बढ़े आगे, राही कदम बढ़ाते जा, मंजिल जल्दी ही मिल जाएगी। खरगोश की तरह तो नहीं भग रहे ना? नहीं, खरगोश की तरह भगना जरूरी है पर सोना नहीं है। भगना खरगोश की तरह ही है परंतु सोना नहीं है। अगर तुम सो गए, कछुए की चाल पे चलते रह जाओगे, दुनिया बहुत स्पीड से जा रही है। कछुआ नहीं बनना, हमें खरगोश ही बनना है परंतु सोना नहीं है। वो खरगोश और कछुए की कहानी शिक्षा ये नहीं देती कि कछुए की तरह चलते रहो मंजिल पालोगे। शिक्षा ये देती है चलना खरगोश की तरह ही है परंतु सोना नहीं है। हमें सोना नहीं है, लगातार चलते रहना, संघर्ष करते रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उसके पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। यू है, यू में ABCDEFG है। यू में क्या है? A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और H है। ये कुछ अवयव हैं यू में, ठीक है। ये यू में कुछ अवयव है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो नीचे दिए हैं उनके समुच्चय ज्ञात करना है। जैसे मैं कोई एक ले लेता हूँ, क्वेश्चन बी और डी ले लेता हूँ। बी है DEFG, बी क्या है? DEFG, ये तो बी है। अच्छा डी क्या है? क्वेश्चन डी में क्या क्या है? FGHA, FGHA, ये है ए में। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों? पूरक ज्ञात करना। पूरक बोल तो बी डैश और इसका क्या करना? डी डैश। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये चौथा है। हमें पहला दूसरा आप खुद करना, ठीक है। हमें पूरक ज्ञात करना। पूरक ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, ए आया इसमें? नहीं आया, एक को लिख देंगे। मतलब जो आया है उस, चलो मैं गोला लगा नीली के पेन से लिख देता हूँ। जो क्या आया इसमें? डी आया है, ई आया है, एफ है, जी आया है, बाकी लिख दो। जो इसमें आ गया उसको नहीं लिखना है, जो नहीं आया उनको लिखना है। तो क्या आ गया? A B C और H, ये इसका क्या हो गया? पूरक हो गया। अब इस पे आ जाओ। डी में क्या क्या आ गया? मैं इनको मिटा देता हूँ, ये इसका था। डी में क्या क्या है? एफ आया है, जी आया है, एच आया है और ए आया है। तो बच क्या गया? ये 3 बच गए और ये चारों बच गए बीच बीच के। इन चारों को हम लिख देंगे बी सी डी ई। ये क्या हो जाएंगे? इसका पूरक हो जाएगा। आ गया समझ में? पहला दूसरा आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के पूरक लिखिए। तीसरे का पहला। इसमें साथ साथ हमें सबसे पहली लाइन ये दी थी, प्राकृत संख्याओं। यूनिवर्सल क्या माना में? प्राकृत संख्या है। तो यूनिवर्सल में ऊपर लिख देता हूँ, सभी क्वेश्चनों के लिए यही रहेगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसे करते करते अनंत तक, ठीक। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो यूनिवर्सल है। अब क्वेश्चन पहला देखो, पहला क्या कह रहा है? x एक प्राकृत सम संख्या है। अगर बात करूं मैं इनमें से, अगर सम संख्या निकाले तो फिर कौन सी बचेगी? विषम संख्या बचेगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? x फिर कोलन लगाना है, या हम समुच्चय लिख रहे हैं। x एक विषम संख्या है। x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। आ गया होगा समझे दोस्तों? देखो हमें क्या लिखना है? पूरक लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। जैसे माता पिता भाई बहन, उल्टा लिखना है हमें। उल्टा क्या है? देखो अगर ये सम संख्या है तो हमें उल्टा क्या आ गया? इसका भी सम संख्या है। पर क्या यूनिवर्सल प्राकृत संख्या, तो हमें भी क्या लिखनी? प्राकृत संख्या है। दूसरा क्या है? तीसरा उसका उल्टा। दूसरा कह रहा है कि विषम संख्याओं समुच्चय, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्याओं का समुच्चय है। देखो तीसरा क्या कह रहा है? x 3 का एक धन गुणज है। 3 का क्या है? एक गुणज है। तो जो x है, तीसरा देखो ध्यान से देखो, x है जो 3 का गुणज है। तो x 3 का गुणज है, तो
अब हमें 3 के गुणज छोड़ देने हैं, तो फिर क्या क्या बचेंगे, मतलब ये 3 नहीं आएगा, इधर जो 6 नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, मतलब 3, 6, 9, 12 ये नहीं आएंगे, तो क्या लिखेंगे, x एक प्राकृत संख्या है तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू 3n, और 3n, या फिर इसको मैं बात कर लेता हूं कि x कोमा n बिलोंग्स टू n, ये वो लिख देता हूं, चलो इसी में लिख देता हूं, x डज नॉट बिलोंग्स 3n, या x इज नॉट इक्वल 3n, ये भी लगा दो, x किसके इक्वल नहीं है, 3n के इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। 3 का गुणज कब नहीं होगा, जब हम लगाएंगे 3n, ठीक है। और n क्या है, प्राकृत संख्या है। आ गया समझ में। अगला देखो, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तो अब जो बच गई वो कौन सी बच गई, भाज्य संख्याएं बच गई, तो क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा, x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का उल्टा क्या आ गया, भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का उल्टा क्या आ गया, अभाज्य संख्या। ऐसे देखो पांचवा देखो, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हमें क्या लिखना है, ये लिखेंगे, जैसे ये क्या, x कोना लगाएंगे, x बराबर n, जहां n बिलोंग्स टू n, x बराबर क्या है, n है, जहां n बिलोंग्स टू n, एवं x डज नॉट इक्वल 3n एवं 5n, इसको 2 बार लिख दो, 3n कोमा x डज नॉट इक्वल 5n, मतलब x 3n के 5n के क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। आगे होगा समझे, x बराबर n है, n बिलोंग्स टू n है, एवं x ये दोनों नहीं होनी चाहिए, तब तो क्या उल्टा हो जाएगा। आ रहा है समझ, हम उल्टा कैसे लिख रहे हैं, देखो x एक पूर्ण घन संख्या है, तो x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है भाई, उल्टा लिखना हमें, नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, x बराबर x प्लस 5 बराबर 8, तो हम क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज बराबर 8 में से 5 गया 3, तो ये आ जाएगा x बराबर 3, मतलब x बराबर क्या है दोस्तों, 3 है। तो अब क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल 3, नहीं इसको लिख दें, x बराबर n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, और इसमें कोमा लगा के जहां n इज नॉट इक्वल 3, मतलब n 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, जो इसमें नहीं आएगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा है तो लिखना है हमें। अगला देखो, अगला भी ऐसा ही भाई, x 7 से छोटा और बराबर, 7 से बड़ा और बराबर है, तो 7 से बड़ा और बराबर का उल्टा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक की संख्या क्या आ जाएगी, उसकी उल्टी आ जाएगी। अगला देखो, 2x प्लस 5 बराबर 9, 5 के इधर लेके आएंगे, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 2 का भाग लगाया, तो x बराबर कितना आ गया, 2, तो यही आ जाएगा क्वेश्चन, ये आ जाएगी, यही संख्या हो जाएगी, x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगला देखो, इसका लास्ट देखो, क्योंकि 7 वाला मैंने बोल दिया, x बिलोंग्स टू n, x n से बिलोंग कर रहा है, कोई बात नहीं है, परंतु जो ये मान है सर्व समीका दे रखी है, इसको मैं सोल्व करता हूं, कैसे सर्व समीका कैसे सोल्व करते हैं। असमीका दे रखी है, क्या दे रखी है, असमीका, और असमीका क्या है उसको देखो, असमीका है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9, ठीक है, 9, तो x बराबर 9/2, मतलब क्या है, x एक 9/2 है, तो अब ये 9/2 नहीं होनी चाहिए, x है जो क्या नहीं होनी चाहिए, 9/2 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 9/2 से क्या है, सारी संख्याएं x का मान कैसा है, 9/2 से बड़ा है, 9/2 मतलब 5, 5 6 7 8 ये संख्याएं आएंगी, कौन सी आएंगी, ये संख्या आएंगी, तो इसका पूरक समुच्चय क्या बच गया, पूरक समुच्चय बच गया दोस्तों, x इक्वल n, जहां n बिलोंग्स टू n, ठीक है, और x के मान कौन उल्टे कौन से बच गए, ये मान ही तो बचे,
1 2 3 4, बाकी तो सारे आ गए। इधर के तो केस में आ गए, इसमें आ गए, इधर के तो इसमें आ गए, क्योंकि ये कह रहा है कि जो x का मान है इससे बड़ा है, और ये कितना है 4.5, और 4.5 से बड़ा कौन सा होता है मान प्राकृत संख्या 5, तो 5 से बड़ी सारी संख्या इसमें आ गई, 5 से बड़ी सारी इसमें आ गई, तो सारी इसमें आ गई, तो बची कौन सी 1 2 3 4, ये 4 अंक बचे। तो n बिलोंग्स टू n, जहां तथा नहीं, तथा लगा दो, जहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, जहां यहाँ लगा दो या एवं लगा दो, एवं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो सिर्फ लिखना है, समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हैं हम। एवं जो 1 से तो बड़ा है बराबर है x, और 4 से छोटा है और बराबर, 1 से लेकर 4 तक के अंक है। आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 डी मॉर्गन रूल सत्यापित करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डी मॉर्गन रूल है, उसको क्या करना है सत्यापित करना है। देखो यूनिवर्सल में वही अंक हैं 1 से लेकर 9 तक के, यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट में ये है। अच्छा ए और बी दिया है, ए में है 2 4 6 8, ए में क्या है दोस्तों 2 4 6 8, ठीक है जी। अच्छा बी में क्या दिया है, इधर बी लिख देता हूँ, बी में दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये हमें दिया है बी में। आ गया वो समझे, ए में बी में क्या क्या दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है वही है डी मॉर्गन लिख रहा है, हमें ए लिखना है, एक बार उल्टा लगा दो, यूनियन लगा दो, तो इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर दो, सब पे क्या लगा दो डैश लगा दो, पहला नियम, ठीक है। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को सत्यापित करते हैं, सोल्व करते हैं, तो इधर का पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, उधर का पक्ष राइट है। जैसे ऐसे बात करें तो ये राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, सबसे पहले तो ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ए यूनियन बी डैश, इसको डैश लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करें ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या होता है, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो देखो दोनों में सिर्फ एक बार लेना है, 3 उसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी और 8 भी, ये है दोस्तों, क्या है ये है। अब की बार क्या लेंगे इसका मतलब पूरक समझ लो, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो ये सारे अवयव आ गए तो इसको जो नहीं आए यू के वो इसमें आ जाएंगे। तो ये 2 भी देखो, इसमें क्या नहीं आए, ये सारे आ गए, तो एक तो 9 नहीं है और 1 नहीं है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट उल्टा क्या आ गया 1 और 9, क्या आ गया 1 और 9। आ गया होगा समझ में कैसे आया। अब आते हैं इस पे, इस वाले पे। अब ये तो आ गया समीकरण 1, क्या है ए यूनियन बी डैश का मान क्या आ गया 1 और 9 आ गया। अब हम लेंगे RHS, RHS लेंगे तो सबसे पहले तो ए डैश ज्ञात करेंगे, ए डैश ज्ञात करेंगे तो ए में ये आवे 2 4 6 8, तो बच कौन से गए वो लिख देता हूं मैं, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। ओके दोस्तों। अच्छा अब क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा बी डैश ज्ञात करेंगे। बी में क्या आ गया, बी में क्या आ गया 2 आया, 3 5 7 है, तो 1 बच गया, 1 के बाद में 3 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। ये किस में बच गए दोस्तों, ये क्या किस में बच गए, ये बच गए किसमें बी में। बी के लेने के बाद जो बचे हैं वो बी डैश हो गया। अच्छा अब क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ अवयव जो दोनों में है, दोनों में कौन कौन से दोस्तों, एक तो 1 है, इसमें भी 1 है, एक 9 है, इसमें भी 9 है, और कोई अवयव दोनों में कॉमन नहीं है। क्यों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हमें कॉमन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन 1 और 9 आ रहा है। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया LHS बराबर RHS। हमें यही तो प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था, तो क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है, वो आपको करना है। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। इसका उल्टा है, ऐसे ही करना है, परंतु उसमें पहले यूनियन ज्ञात करेंगे, पहले क्या कहते हैं, पहले इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद फिर LHS लेंगे, LHS लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात हो गया, उसके बाद RHS लेंगे, ए और डैश ज्ञात करें, बी डैश, और फिर यूनियन लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, उपयुक्त के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। क्वेश्चन 5, वेन आरेख खींचना, हमें एक यूनिवर्सल सेट का डब्बा लेना है, हमें ये डब्बा ले लिया यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। और जो मैं मार्क करूंगा वो लाइन किसको प्रदर्शित करेगी,
इसको प्रदर्शित करेगी ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करनी चाहिए, ठीक है, ए यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करनी चाहिए वो लाइन। तो ध्यान से देखो, ये एक ए समुच्चय ए है, एक ये दूसरा है बी, ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी, ये कुल मिला के क्या होगा ए यूनियन बी। तो जो मैं ये बच गया, जो बच गया वो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा, ठीक है, जो बच गया क्या हो जाएगा इसका पूरक। तो जो ये प्रदर्शित कर रहा है ये ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, आगे समझ में। और ये किसको कर रहा है, और ये इधर लिख सकते हैं अपन, ये किसको कर रहा है ए यूनियन बी को, जो ये कर रहा है वो आप लिख सकते हो, जिस पे लाइन खींची हुई है वो ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन को, मतलब इसके सॉरी कॉम्प्लीमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे देखो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, इसी का तो उल्टा है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो ये चीज वही दोबारा बन गया आरेख, कोई लोड नहीं है। तीसरी चीज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी का इंटरसेक्शन का डैश, देखो मैं आरेख बना रहा हूं इधर। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें वो चीज बता देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया, तो बचा क्या। अब इस दूसरी भाषा में बात करें, इसको क्या नाम है, उसके रूल से लिख दो ए इंटरसेक्शन, ये चाहिए हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या हो जाएगा ए डैश का यूनियन और बी डैश का यूनियन। तो जो बाकी सारा बचा है, जो बाकी सारा बचा है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो अब देखो इसका आरेख ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें ये लेना है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना, मतलब ये नहीं लेना, इसका उल्टा लेना है, इसका उल्टा। तो जो ये सारा बच गया, ये नहीं है, बाकी मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये सारा जो बच गया, ये जो सारा बच गया, ध्यान से देखो, ये जो सारा बच गया ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, या ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन। अभी ये सारा कैसे आया, देखो दोस्तों आप समझ रहे होंगे भाई ए डैश में तो ए के तो आने नहीं है और बी डैश में बी के वो नहीं आने, परंतु ध्यान से देखो जब हम ए डैश लेंगे तो ए में ये नहीं लेंगे, पर ये इसके अवयव तो आएंगे ना, ए में ये नहीं लेंगे इसके अवयव आ जाएंगे। तो जब इसके नहीं लेंगे तो इसके आ जाएंगे, इसके नहीं लेंगे तो उसके आ जाएंगे, और जब यूनियन करेंगे तो दोनों के मिक्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कैसे होंगे अब ध्यान से देखो, मैं एक दोबारा इसको बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखो एक हमने डब्बा बनाया, हमने क्या लेना है दोस्तों, हमें लेना है क्या ए डैश। सबसे पहले ए डैश लेंगे फिर बी डैश लेंगे, भाई इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही ए डैश लेंगे, मतलब हमें ए के अवयव नहीं लेने, और इधर क्या है, इधर क्या है बी है, तो हमें ए के अवयव नहीं लेने, तो ए के अवयव नहीं लेने तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ किसके लूंगा, मैं बी के लूँ, मतलब ए के नहीं लूंगा, ए के नहीं लूंगा तो किसके लूंगा, मैं बी के लूंगा। तो ए बी के अवयव यहीं दिए, ए के अवयव यहाँ तक, ये नहीं लेना हमें, ये लेना है, ठीक है, आ गई। ऐसे ही किसके लेंगे, अब बी के लेंगे, तो बी के लेंगे तो ये नहीं लेना, ये लेंगे, ठीक है। तो जब इसके जब यूनियन करेंगे दोनों मिक्स हो जाएंगे, यूनियन करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, यूनियन इकट्ठे हो जाएंगे, तो कंप्लीट आ जाएगा। सिर्फ कौन सी चीज नहीं आएगी, जो बीच का दर्शा है ना, ये वाली चीज नहीं आएगी, ये वाली चीज, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, और जो बच गया ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ये क्या था हमारा ए यूनियन बी है, तो इसका उल्टा सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलो, ये आपको खुद को करना है, लास्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U, जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय U को यूज किया गया है। तो ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, जो ऐसे त्रिभुज हैं जो 60 डिग्री नहीं है, मतलब कम से कम उसका एक भी कोण 60 डिग्री नहीं है, तो ए डैश क्या है। अब ऐसे त्रिभुज लिए हैं जिनके कोण 60 डिग्री नहीं है, तो इसका उल्टा कौन सा होगा, 60 डिग्री वाला कोण। मतलब ए में वो सारे त्रिभुज ले लिए जिसका कोण 60 डिग्री नहीं है। ए में कौन से ले लिया हमने, ए में वो त्रिभुज लिए हैं जिसका कोई भी कोण, इसने बोला कम से कम एक कोण है ना, कोई भी कोण बोल रहा हूं मैं समझाने के लिए, कोई भी कोण 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब 60 डिग्री नहीं है तो फिर बच कौन सा गया,
भाई 60 डिग्री नहीं लिया तो जितने भी कोण बनते वो सारे ले लिए। तो उल्टा बात करें तो कौन सा लेंगे, जो 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या ए डैश क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। आज का लास्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, इनको एक बात देख लेते हैं, फिर यूनिट कल के लिए 1.6 पढ़ेंगे। अधिक से अधिक वाचिंग कम आ रही है, अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानकार हैं उनको शेयर करो, जिससे क्या है कि आप जितने ज़्यादा देखेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उतने ही हमें अच्छा लगता है वीडियो आपके लिए बनाना कि भाई हम कितने बच्चों को, कितने लोगों को डिलीवर कर पा रहे हैं। जितने अधिक लोगों को डिलीवर कर पाएंगे तो हमारी जो डिजिटल क्लास है उनका आपको क्या नाम है, हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। पहला क्या कर, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, ये एक कमरा है, ठीक है, यूनिवर्सल। इसमें ए छोरियाँ हैं और ए छोरे हैं, ठीक है, मतलब उल्टे। अगर ए छोरे हैं, ए छोरिया बोला मैंने, ए छोरियाँ हैं तो इसको उल्टा ए डैश कौन है, छोरे। अगर दोनों को मिला दे क्या कौन बन गया, यूनिवर्सल। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। आ गया समझ में। अगर मैं बात करूं ग्राफ से, ये ए है, ये तो ए है, और जो इसके बाहर बचा कौन है, ए डैश। अगर इन दोनों को हम यूनियन मिला दे, दोनों क्या करते, यूनियन कर दे, तो पूरा क्या होना, ये पूरा यूनिवर्सल है। दूसरा देखो, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब खाली से भरा, खाली से भरा। भाई एक ये है डब्बा और ये खाली है, और खाली का उल्टा कौन हो गया, भरा, और ये हो गया भरा, और भरे में क्या है, ए है, भरे में क्या ए। तो इन दोनों का जब फाई डैश मतलब खाली नहीं है, इंटरसेक्शन ए लेंगे तो इनका भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। क्योंकि ये बोले तो फाई डैश का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फाई डैश बोले तो यू, और खाली का उल्टा क्या होता है, भरा। और भरा कौन है यहाँ पे, यूनिवर्सल। खाली का उल्टा भरा, खाली, और खाली फाई का मतलब खाली, रिक्त, रिक्त के भी डैश लगा दे मतलब उल्टा। अब रिक्त का उल्टा क्या मतलब भरा, और भरा का भरा कौन है, यूनिवर्सल। आ गया वो ए इंटरसेक्शन ए डैश। मतलब इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कौन तक, छोरे और छोरियाँ कॉमन निकालो, थर्ड जेंडर है ही नहीं, कॉमन क्या, कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अच्छा लास्ट देखो, यू डैश कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अच्छा यू डैश भरा, और भरे का उल्टा, भरे का उल्टा क्या होता है, खाली, और खाली क्या आ गया, फाई। तो इसकी भाषा में बात करते ये तो क्या, फाई और इंटरसेक्शन ए, खाली में से, और दूसरा एक ए है उसमें से कोई चीज़ कॉमन निकालो, खाली में से तो कुछ नहीं निकलेगी, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, फाई। आ गया समझ में, आ गया समझ में, समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हमें ए डैश का मतलब सीधी भाषा में आज लास्ट फाइनल बोल देता हूँ, ए डैश का मतलब होता है ए का उल्टा। जहाँ भी डैश लग जाए उसका मतलब है उल्टा, ठीक है, छोरा के छोरियाँ। ओके चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, अधिक से अधिक लोग देखिए, अपने 11वीं के बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या है हम नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। कल लास्ट 1.6 विविध प्रश्नावली वाला आपके लिए छोड़ूंगा, और 1.6 करते हैं कल, और फिर बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, संबंध बनाते हैं। ठीक है, जय हिंद।